हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्स नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 करेंगे, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किए थे 1919। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये सारे जो एक्ट हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए हैं वो एक सीरीज में है। और अगर आपने पिछला एक्ट नहीं पढ़ा है तो अगला एक्ट आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, तो आप इनको शुरू से जरूर करें। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 का आज मैं करवा रही हूँ। इसके बाद एक एक्ट बचा है 1947 का। ठीक है, इसके बाद हम फिर अपना संविधान स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। और ये हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि आधे से ज्यादा इसकी धाराएं जो हैं वो भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में दूसरे देशों से बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं, वैसे ही भारतीय संविधान का एक जो बड़ा हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, और ये हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, ये आपको याद रखना है। ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, तो आइए हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान जो थे वो किए गए थे। सबसे पहले तो एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई, जो बन नहीं पाया, बट फिर भी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने बोला था। लिखा था ये संघ, जो संघ बनाया जाना था उसकी बात कर रहे हैं। बोला ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। मतलब प्रांत जो थे, जो 11 ब्रिटिश प्रांत, वो तो अनिवार्य था, उनको शामिल होना ही था। बट बोला जो देशी रियासतें थी उनको ऐच्छिक था कि वो अपनी मर्जी से जिनको शामिल होना है वो हो। ठीक है, बोला ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। कोई भी देशी रियासत इसमें शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए ये अखिल भारतीय संघ बन ही नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद बोला प्रांतीय स्वायत्तता। जैसे कि हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, तो इस एक्ट में क्या किया, प्रांतों का द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पुरानी वीडियोस आपको जरूर देखनी है। अगर आप पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अगली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। इस अधिनियम ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, स्वायत्तता दे दी कि खुद वो अपना सब काम करें। अब उनके ऊपर कोई और नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार बोला प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, बोला केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अब केंद्र में 2 प्रकार के, एक स्थानांतरित और एक आरक्षित विषय, बट बोला ये भी प्रावधान लागू नहीं हो पाया। ठीक है, प्रांतों में जो केंद्र है, केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ तो किया गया, जिसमें संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में बांटना था, परंतु बोला ये भी कभी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, इसको भी मान्यता नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। जो प्रांत थे, जो राज्य थे, वहां पर द्विसदन जैसे कि आज हम देखते हैं ना, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, वैसे ही राज्यों में एक विधान परिषद और एक विधानसभा जो है उसकी स्थापना की गई। कौन कौन से राज्यों में? बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, बोला इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसमें बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम शामिल थे, जहां पर विधान परिषद और विधानसभा 2 सदन बनाए गए। परंतु बोला कि इसके ऊपर काफी इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, उसके बाद है विधायी शक्तियों का केंद्र व प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजन कर दिया गया। विधायी शक्तियों का केंद्र और प्रांतों के बीच कैसे विभाजन किया है? 3 सूचियां बनाई गई थी। परिसंघ सूची, जिसको संघ सूची कहते हैं, है ना, और उसके बाद प्रांतीय सूची, जिसको राज्य सूची कहते हैं हम, और समवर्ती सूची। 3 सूचियां बनाई गई। सबसे पहली थी परिसंघ सूची। परिसंघ सूची में बोला इस सूची के विषयों पर संघ विधानमंडल जो था वो कानून बना सकता था। इसमें विदेशी कार्य थे, करेंसी और मुद्रा थी, नौसेना, ठीक है, सेना हो गई, वायु सेना हो गई और जनगणना आदि। बोला इस ऐसे मिलाकर 59 विषय इसमें थे परिसंघ सूची में। प्रांतीय सूची, बोला प्रांतीय सूची में कौन बनाएगा कानून? तो प्रांत बनाएंगे, प्रांतों की विधानमंडल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें बोला कि शिक्षा थी, शिक्षा याद रखनी है, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब ये समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसको पहले राज्य सूची में शामिल किया गया था।
ठीक है, प्रांतीय सूची में शिक्षा थी, पुलिस थी, प्रांतीय लोक सेवा थी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 54 विषय थे। परिसंघ सूची में 59 और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। उसके बाद थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बोला इस सूची के विषयों पर संघ व प्रांत दोनों विधान बनाने में सक्षम थे। इसमें दंड विधि, सिविल प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद आदि कुल मिलाकर 36 विषय थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 3 सूचियों में राज्यों और प्रांतों के राज्यों और केंद्र के कार्य जो थे वो बांट दिए गए, शक्तियां जो थी वो बांट दी गई। अन्य और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, बहुत कुछ किया गया ना इसमें, तो आइए थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश थे, परंतु अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ठीक है, एक जो था संघीय न्यायालय बनाया गया इस एक्ट के अंतर्गत। अगर पूछा जाए संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। कब की गई है, तो 1937 में। ठीक है, तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 2 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु अंतिम शक्ति जो निर्णय लेने की थी कि अगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है तो अंतिम शक्ति किसको प्राप्त थी, प्रीवी काउंसिल है लंदन में, उसको प्राप्त थी। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई। किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। बोला इसमें सर्वोच्च किसको रखा गया, ब्रिटिश संसद को, कि जो भी ये भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं आप इनमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, ना तो केंद्र कर सकते हैं ना राज्य कर सकते हैं, कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी। ठीक है, तो सर्वोच्चता किसको दी गई, ब्रिटिश संसद को। हर प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। जो भारत परिषद बनी थी ना 1858 में जो हमारी भारत परिषद बनी थी उसको अब खत्म कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो पहले ही लाई गई है, नहीं तो है नहीं है ना, पहले ही लाई जा चुकी है, अब उसका विस्तार किया गया। अब और किसको अलग से प्रतिनिधित्व मंडल दिए गए, किसको अलग से किसको प्रतिनिधित्व दिया गया है ना, तो ये थे दलित जातियां, महिलाएं और मजदूर वर्ग। ठीक है, इनको भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, दलित जातियां, महिलाएं और मजदूर वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई कब, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई ताकि मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखा जा सके। बोला इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। ठीक है, मत देने का अधिकार मैंने आपको बताया ना, बड़े ही लिमिटेड लोगों को मत देने का अधिकार था, पूरी जनता जो थी वो मत नहीं दे सकती थी। तो बोला उसका थोड़ा सा विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। ठीक है, 10% जनसंख्या को। बोला इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा जिसको हम म्यांमार बोलते हैं। ठीक है, तो इसी एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ये भी याद रखना है। कहा इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। ठीक है, बोला इन्होंने ना केवल संघ में जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की इस एक्ट के द्वारा, बल्कि इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में भी प्रांतीय सेवा आयोगों का गठन किया गया और 2 या अधिक राज्यों में संयुक्त सेवा आयोगों का भी गठन किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।